नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बिहार में चुनाव से पहले चले जा रहे सियासी दांव पर है। पीएम मोदी आज फिर बिहार दौरे पर थे। फरवरी से अब तक पीएम 5 बार बिहार जा चुके हैं और इनमें 3 हफ्ते के अंदर दूसरी बार ऐसे इलाके में रैली की जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र माना जाता है। पीएम की इन रैलियों के पीछे की राजनीति और चुनावी मकसद की तो बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले यह बताना जरूरी है कि आज सिवान की रैली में पीएम ने कहा है और क्या कहा है। 22 विकास योजनाओं की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने बिहार में 50,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनाने जैसी विकास योजनाएं गिनाई। तो पीएम आवास योजना से लेकर नल जल योजना तक का हवाला देकर 4.25 करोड़ बिहारियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का दावा भी किया। आरजेडी और कांग्रेस पर जंगलराज का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने उन्हें परिवार का साथ, परिवार का विकास वाली पार्टी बताई। तो दूसरी तरफ बिहार के पलायन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। हालांकि तेजस्वी यादव एनडीए के शासन को 65,000 हत्याएं, 25,000 बलात्कार वाला राक्षस राज कह रहे हैं, तो जंगल राज बनाम राक्षस राज। 20 साल में 2 लाख करोड़ की लूट और 100 घोटाले का आरोप वो भी लगा रहे हैं। नीतीश सरकार में तरह तरह के आयोगों में नेताओं के रिश्तेदारों को बहाल करने को लेकर तेजस्वी एनडीए को नेशनल दामाद आयोग जैसा तंज भी कस रहे हैं। लेकिन इस सारी लड़ाई के बीच पीएम मोदी ने सिवान में एक और मुद्दे पर बात की और वो है दलित अपमान का। लालू यादव के जन्मदिन पर बाबा साहेब के तस्वीर को उनके पैरों के पास रखे जाने को लेकर पीएम ने आरजेडी को दलित विरोधी बताया। पहले यह मामला आयोग के नोटिस तक जा पहुंचा था। तो ऐसे में आज के दंगल में इन तमाम दावों और आरोपों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव ने पीएम की रैली के बाद क्या जबानी तीर छोड़ा है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। और अब आपके बीच मोदी जी आने वाले हैं। जय जय सिया राम, भारत माता की। 5 महीने के अंदर 5वीं बार बिहार के दौरे पर पीएम पहुंचे तो स्वागत चुनावी स्टाइल में हुआ। खुले वाहन पर सीएम नीतीश और दोनों डिप्टी सीएम को लेकर पीएम कार्यक्रम मंच तक पहुंचे, जहां रिमोट का बटन दबाकर और हरी झंडी दिखाकर 22 विकास योजनाओं की सौगात बिहार को दी। लेकिन इस दौरे पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर 5 बड़े सियासी तीर भी छोड़े। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। पीएम ने गिनाया कि पिछले 10 वर्षों में बिहार विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ा है। 10 साल में 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं। 4.5 लाख से अधिक परिवारों को नल से जल मिला है। 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली कनेक्शन। जबकि तेजस्वी सवाल उठाते हैं कि पीएम ने बिहार से जो वादे किए थे वो सारे उद्घाटन, शिलान्यास दिखावटी साबित हुए हैं। बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार से आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी ने मडौरा की रेल फैक्ट्री में बने जिस रेल इंजन को अफ्रीका भेजे जाने में बिहार के गौरव की बात मंच से बताई। उस रेल कारखाने का श्रेय अब तेजस्वी यादव ले रहे हैं कि लालू यादव ने ही वो कारखाना स्थापित किया था। पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। वैसे बिहार में रोजगार की कमी से पलायन के आंकड़ों को लेकर केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय का एक आंकड़ा कहता है कि बिहार के 2 करोड़ 90 लाख लोग रोजगार की खोज में राज्य छोड़ चुके हैं और बचे हुए 50% परिवारों पर पलायन का खतरा बना हुआ है। बिहार से पलायन का औसत 15.8% है, जो राष्ट्रीय औसत 6.1 के दोगुने से भी अधिक है। बिहार से पलायन करने वालों में 9.98% सवर्ण, 5.39% ओबीसी, 3.9% ईबीसी, 2.5% एससी समुदाय के लोग हैं। इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर खुद कुछ परिवार करोड़पति, अरबपति हो गए। बीते दशक में
बिहार के करीब 4.25 करोड़ साथियों ने खुद को गरीबी से मुक्त किया है। बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। दरअसल लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक तस्वीर समर्थक ने लालू यादव को भेंट की थी। उसे लेकर बिहार में दलित अपमान का सवाल उठाया गया था। पीएम ने उसी मुद्दे पर सियासी वार किया। दूसरी तरफ आरजेडी के कार्यकर्ता पटना में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं कि एनडीए के शासनकाल में तरह तरह के आयोगों में नेताओं के रिश्तेदारों को क्यों जगह दी गई है। बिहार के जिस सिवान में पीएम मोदी की विशाल रैली आयोजित हुई, वहां जर्मन तकनीक से 60-60 हजार की क्षमता वाले 5 बड़े पंडाल लगाए गए, 200 बायो टॉयलेट बनाए गए, नया बोरिंग किया गया। रैली से पहले सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी कर दी गई। सारण और गोपालगंज के आसपास की 24 विधानसभा सीटों पर जीत एनडीए के लिए आसान नहीं है, क्योंकि सिर्फ सीवान जिले में ही 8 विधानसभा सीट ऐसी है जहां 25% से ज्यादा मुस्लिम हैं। मुस्लिम और यादव वोट की ताकत का असर है कि सारण जिले की 10 में से सिर्फ 3 सीटें बीजेपी के पास हैं। बीजेपी की कोशिश है कि 2025 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के इन मजबूत किलों में सेंध लगाई जा सके और उस सेंध के लिए विकास से लेकर जंगल राज तक और भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद तक के सियासी हथियारों का इस्तेमाल किया जा सके। आज तक ब्यूरो। तो मुद्दा इस बात को लेकर अब हो रहा है कि क्या बिहार में विकास की राजनीति पर ही वोट मांगे जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने विकास की राजनीति पर वोट मांगने की कोशिश की और दूसरी तरफ आरजेडी पर आरोप लगाया है, विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने जंगल राज चलाया था, जिसके वजह से पलायनवाद बिहार में बढ़ता रहा। तो आखिरकार बिहार की राजनीति किस तरफ जाएगी, सिवान की रैली क्या कहती है और प्रधानमंत्री खुद अब एक के बाद एक बिहार के दौरे बढ़ा रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ रहे हैं। अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस के, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर नवल किशोर, आरजेडी के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं और सत्य प्रकाश मिश्रा, जनता दल यूनाइटेड के आइडियोलॉग, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल हम सभी के सामने रखना चाहते हैं। पहला सवाल हमारा यही होगा कि क्या अब की बार बीजेपी बिहार में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? पहला सवाल, क्योंकि यह सवाल आज खुद प्रधानमंत्री ने भी सिवान की रैली में उठाया हुआ है। दूसरा सवाल, क्या दामाद आयोग का मुद्दा परिवारवाद के हमले को टक्कर देगा? क्योंकि एक तरफ लगातार परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है, अब उस पर दामाद आयोग, ये तुरुप का पत्ता आरजेडी की तरफ से निकालने की कोशिश की जा रही है। और तीसरा सवाल, क्या लालू यादव के जन्मदिन पर अंबेडकर का अपमान हुआ था? यह तीसरा मुद्दा भी हम चर्चा में लेंगे, लेकिन शुरुआत जाहिर सी बात है कि हम विकास के मुद्दे से ही करेंगे, क्योंकि अब एनडीए की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से भी यह कहा गया है कि हम किसी भी हालत में विकास के मुद्दे पर ही चर्चा करेंगे। अजय आलोक फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। एलजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम शुरुआत करेंगे इस पूरी चर्चा। धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या विकास का मुद्दा ही आपको नैया पार कराएगा? क्योंकि 20 साल के बाद अब भी आप दावा वही कर रहे हैं जो 20 साल पहले करने की कोशिश कर रहे थे। जब भी चुनाव आते हैं तब यह दावा करना शुरू हो जाता है कि हम 50,000 करोड़ की सड़कें बनाएंगे। आपको याद होगा 2015 में भी यही कहा गया, 20 में भी यही कहा गया। पलायनवाद को लेकर भी जब नीतीश कुमार की सरकार आई थी तब भी वादे किए गए थे, लेकिन आंकड़े अभी भी कुछ और बता रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार। साहिल भाई, देखिए, विकास निरंतरता में चलने वाली प्रक्रिया है और जब से 2005 से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, यह प्रक्रिया
वर्ष द वर्ष और तेजी गति से बिहार आगे बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। इसीलिए यहाँ का आप देखेंगे कि जो प्रोग्रेस का जो दर है वो अन्य राज्यों के तुलना में ज्यादा तेज कर रहे हैं हम लोग। तो इस बात को भी हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि अगला हम 5 वर्ष के लिए क्या बिहार को करने वाले हैं, ताकि देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में हमारी सरकारें और बिहार के लोग भी आ सकें। और दूसरी बात है कि 2005 के पहले वाली बातों को याद कराना चाहते हैं साहिल भाई, कि इसलिए याद कराना चाहते हैं कि किस गर्त में इन लोगों ने बिहार को धकेला। आज हमको 4 गुनी ताकत से डबल इंजन ट्रिपल इंजन लगा लगा करके बिहार को हम लोग आगे लेकर के आ रहे हैं। और आज बिहार आपको अच्छा और खूबसूरत दिख रहा है, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हवाई मार्ग हो, रेल मार्ग हो, यातायात हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र हो। तो हर एक क्षेत्र में हम लोग तेजी से प्रगति कर रहे हैं। बिहार के लोग इसकी अनुभूति भी कर रहे हैं। जब यहाँ से पूंजी और लोग दोनों पलायन आरजेडी के शासन में किए थे, वो लोग भी आज अपने पूंजी के साथ अपने राज्य में वापस आने की प्रक्रिया में है और लोग आ भी रहे हैं। तो इन बातों को तो बिहार के लोगों को बताएंगे और देश के लोगों को बताएंगे ना साहिल भाई। और बाबा साहेब के नाम पर जब कुछ नहीं मिलता तो ये दलित कार्ड जो खेलते हैं, मैं इस पे आना चाहता हूं कि जिस तरह से बाबा साहब के तस्वीर को इनको समर्पण के साथ किसी ने भेंट करने की कोशिश की, तो वहां पर से अपने पैर को भी हटाना वो अपना मुनासिब नहीं समझा। ये है इनके लिए दलित प्रेम। किसी जमाने में दलित इनको चाहिए वोट के लिए और सरकार चाहिए साहिल भाई नोट के लिए। ये तो बिहार के लोग जानते हैं ना कि वोट इनको देंगे तो ये नोट कमाएंगे। आपने नहीं, देखिए ऐसा है ना कि अगर विकास सचमुच में हुआ होता तो बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर कहां पर रखी थी ये मुद्दे की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको कुछ आंकड़े भी गिनवाना चाहता हूं, लेकिन पहले मुझे जरा आरजेडी के प्रवक्ता से प्रतिक्रिया लेनी है कि जो दावे आज प्रधानमंत्री की रैली में किए गए हैं और उसके साथ साथ एनडीए के आपके साथी जो दावे कर रहे हैं उस पर आपकी सबसे पहले मुझे प्रतिक्रिया चाहिए। आप इसे कहां किस हद तक सही मानते हैं? देखिए, जंगल राज की बात 2005 में थी, उसको लेकर मीडिया ने उस वक्त काफी आपको सवाल पूछे हुए थे। आज आप विपक्ष में हैं, इसका जवाब दे दीजिएगा। अभय दुबे जी आपके पास भी आऊंगा और कुछ आंकड़े भी मुझे इस पे गिनाने हैं। नवल किशोर जी, पहले आपसे जवाब, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं जो एलजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे? देखिए साहिल जी, 2005 के पहले जाने की जरूरत उनको है जो 2005 के 1990 से 2005 के बीच में जो विकास हुआ था, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो विकास देखे गए थे, उस दौर में 6 विश्वविद्यालय बिहार में खुले थे। जिस जिला में गए थे उस जिला में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय खुला था। वहां पे ये उनको मालूम होना चाहिए। जहां तक मंच से नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और उनको शर्म भी नहीं आती है, परिवारवाद पर बोलने से पहले उनको पता होना चाहिए कम से कम कि उनके बगल में बैठे चिराग पासवान जी को गाली दे रहे हैं क्या, उनके बगल में बैठे मांझी जी को गाली दे रहे हैं क्या उनको, और पूरा आयोग जो पिछले दिनों में आपने देखा है, या उस आयोग में या तो जीजा है, नहीं तो दामाद है, नहीं तो किसी की पत्नी है। ये तो उनका जो क्रियाकलाप है वो दिख रहा है। जहां तक विकास की बात है, देखिए प्रधानमंत्री जी आज बोल रहे हैं कि विकास मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेंगे। 20 साल तक आप क्या कर रहे थे? 20 साल तक आपने जो किया उसमें एक भी कारखाना नहीं लगा है। जो कारखाना से इंजन पूरे विदेश में जा रही है वो कारखाना भी लालू जी का लगाया हुआ है। जो 3 कारखाने सारण जिला और बिहार में बने वो लालू जी के समय में बने। रेलवे पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में चर्चा का विषय बना। जो विकास का मानक है, इनके विकास का मानक इन्हीं के जो आयोग है, नीति आयोग से आप देख सकते हैं, उनके आंकड़ों को देख सकते हैं। नीति आयोग लगातार बोलती रही है कि विकास के मुद्दे पे बिहार एक फिसड्डी राज्य रहा है। आप बताइए, 2005 के पहले मुख्यमंत्री बोलते हैं महिलाएं क्या कर, आज के डेट में तो महिलाएं मुख्यमंत्री के सामने आने में डरती हैं। पता नहीं वो कैसा व्यवहार करेंगे। जो उनका आचरण दिखा है महिलाओं के सामने वो तो पूरा देश जानता है, पूरा बिहार देखता है। और नीतीश कुमार जी को जो दिखाई नहीं देता है, जो प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ बोलते हैं। ये प्रधानमंत्री पहली बार नहीं है, 11 साल में 51 बार बिहार आए हैं। उसी योजना को बार बार घोषित करके क्या बताना चाहते हैं? आप कहते हैं विकास की बात। आप ये बताइए कि कौन सा पुल कब नहीं गिरा, कौन सा बांध कब नहीं टूटे, ये पूरा बिहार जानता है। और जहां तक जंगल राज अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए। जंगल राज से भी ऊपर है। जंगल राज को आप बस 10 सेकंड से कंप्लीट कर लेने दीजिए।
आप जी। जब जंगल राज की बात करते जी, हैं, जी। मुख्यमंत्री के आवास के आसपास, राज्यपाल के आवास के आसपास, ये जो नेता प्रतिपक्ष के आवास के पास खुलेआम गोलियां चल रही हैं। डबल इंजन की सरकार में डबल मर्डर नहीं, ट्रिपल मर्डर का आप कितना खबर जानना चाहते हैं? हम लोग हर महीने हर दिन ये बात जनता को बताते हैं और मीडिया को भी बताते हैं कि जिस तरह का राज चल रहा है, तेजस्वी यादव ने इस जंगल दामाद की राज पर तस्वीर आज है। बात की है, राक्षस क्योंकि राज बार बार करे तब भी परिवारवाद कम की होगा। बात जब की जाती है, तब जिस तरीके से अलग अलग आयोगों में दामादों की भर्ती की जा रही है, उस पर तेजस्वी यादव कुछ कह चुके हैं। जरा उनकी बाइट सुनाते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अजय आलोक के पास, क्योंकि देखिए परिवारवाद वर्सेस दामाद राज, दामादवाद ये भी हम कह सकते हैं। जरा सुनते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा। बलात्कार हो जाता है वहाँ नहीं जाते हैं, मर्डर हो जाता है वहाँ नहीं जाते, लेकिन मोदी जी के मंच पर जरूर जाते हैं। बिहार की जनता जवाब मांग रही है मौजूदा एनडीए की सरकार से। एनडीए मतलब ये नेशनल दामाद अलायंस कह लो या आयोग कह लो, इन लोगों से बिहार की जनता जवाब मांग। अजय आलोक जी, ये दामाद जीजा ये सारे जो चीजें हैं ना, ये कहीं परिवारवाद का जो आपका आरोप है ना, वो आरोप छीन लेगी आपसे, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, ससुराल का शासन यानी साधु सुभाष राबड़ी लालू, ससुराल का शासन और साला आयोग चलाने वाले आज दामाद आयोग की बात कर रहे हैं। उसके पहले जवाई आयोग बोलते थे, जवाई छोड़ दिया क्योंकि उससे जवाई गांव याद आता है झारखंड का ना। एक बात जान जाइए साहिल जी, विकास और विपक्ष ये दोनों विलोम शब्द हैं, तीनों में भी ही आता है। वी फॉर विपक्ष विकास, वी फॉर विपक्ष, वी फॉर विलोम, एब्सोल्यूट विलोम शब्द हैं। इनको विकास देख के नफरत होती है। मैं अभी 130 किलोमीटर दूर सिवान से लौट रहा हूँ, लगातार लोगों का झुंड और उम्र बढ़ती जा रही है, उसको देख के नवल किशोर जी दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन हवाइयां वहां उड़ रही है। तो यहाँ पे तो निश्चित तौर पे लोगों का बीपी बढ़ रहा होगा ना, यहाँ पे निश्चित तौर पे बीपी बढ़ रहा होगा, यहाँ खून सूख रहा होगा। तो उसमें मैं क्या करूँ? और नवल जी बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आपके बीच में नहीं, आराम से सुन रहा था इसको बेचैनी और हवाइयां। नवल जी सुन लीजिए, उन्होंने तेजस्वी यादव को सुना है, उनको बोलने का थोड़ा तो अधिकार होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है नवल किशोर जी, तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा वो सुना है, जरा उनको भी बोलने दीजिए थोड़ा सा। और सिवान से लौट रहे हैं, वो रैली में थे थोड़ी देर पहले। मैं एक बात आपको बताता हूँ, बोलिए अजय। आज की तारीख में 2005 इसलिए याद आता है, जो अभी नवल जी बोल रहे थे 2005 का पहले का छोड़ दीजिए। सिवान की धरती पर जयप्रकाश नारायण विद्यालय खुला था, तो सिवान की ही वही धरती थी नवल जी जहां चंद्रशेखर को काट दिया गया था और उस मेहता के परिवार को जिंदा तेजाब में नहला दिया गया था। वही सिवान की धरती थी जिस पर शहाबुद्दीन खुलेआम राज करता था। इंडियन पुलिस सर्विसेज के एक ऑफिसर पे खुलेआम AK-47 से गोलियां चलाई जा रही थी। ये वही सिवान की धरती थी जहां से प्रधानमंत्री गरज रहे थे। गरजना सुन के आपका सहना जरूरी है। खुलेआम गोली चल रहा है, सुन के आपका इसमें कुछ नहीं बोलिएगा। अरे कम से कम प्रधानमंत्री को तो शर्म नहीं आती है, उनके प्रवक्ताओं को भी शर्म नहीं आती है क्या? बोलने से कुछ होगा नहीं, बोल तो दीजिए कि जो गोली चल रहा है वो चरित्र के लायक है। आरजेडी का चरित्र अजय आलोक, डिफाइन है। अरे चरित्र तो आप देख रहे हैं, अरे मुख्यमंत्री का चरित्र देखा ना आपने? देखा ना महिलाओं का अजय जी, देखा ना आपने? जी इस तरह से बीच में बोलेंगे तो कैसे? नवल किशोर जी जरा एक सेकंड। अजय जी मुझे जरा एक बात का जवाब दीजिएगा कि चलिए मैं आपकी बात मानता हूं, सिवान तब काफी चर्चा में था और जिन हत्याओं की आप बात कर रहे हैं उस पर मीडिया में काफी चर्चा हो चुकी है, और इसी के वजह से आपको याद होगा कि 2005 में आप और जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार, उनका दांव चल गया। 2005 में जंगल राज का दांव चल गया, सरकार बदल गई। 20 साल से आप यहां पर सत्ता में हैं, नीतीश कुमार सत्ता में हैं, आप बीच बीच में बाहर जाते रहे, लेकिन नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में है। लेकिन आज भी पटना में जिस तरीके से गोलियां चलती है, और तब जब अगर कोई सवाल उठाता है तो उसका जवाब वॉट अबाउटरी से तो नहीं दिया जाएगा ना, तब तो इसका जवाब यह दिया जाएगा कि नीतीश कुमार अगर गलत कर रहे थे उसके खिलाफ भी हम बात करेंगे, जिस तरीके से पिछले चुनाव में चिराग पासवान बात कर रहे थे। बिल्कुल वाटर बाउंड्री से कोई जवाब नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात कि लॉ एंड ऑर्डर पे हमेशा अंकुश रखा जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित क्राइम में नहीं बदलने दिया जाता है। 2005 में अगर आप कहते हैं दाव चल गया, तो 2010 में क्या हुआ था? उससे ज्यादा मेजोरिटी आई। 15 में आरजेडी के साथ लड़के नीतीश कुमार के नाम की क्रेडिबिलिटी थी, जीत गए। 20 में फिर सरकार बनाई, फिर दाव चला। 2000 आप कहाँ थे? 2019 440 आई,
दाव चला, दाव नहीं चला, जनता का विश्वास चला, जनता का भरोसा चला कि जहां बीजेपी रहती है वहां गुड गवर्नेंस होता है, जहां भाजपा रहती है वहां गुड गवर्नेंस होता है। और इसीलिए नीतीश कुमार भी 2 बार इनको छोड़ के गए, क्योंकि नीतीश कुमार जान चुके थे, नीतीश कुमार जान चुके थे कि ये पूछ सीधी नहीं होगी, कितना भी नदी में डाल दीजिए ये सीधी नहीं होने वाली। आरजेडी का जो चरित्र है वो चरित्र कभी नहीं बदलेगा, कहीं ना कहीं जरूरत नहीं है। नवल जी जितना बीच में बोलेंगे कहीं ना कहीं हुड़दंगा ही करेंगे। नवल किशोर जी आपके सहयोगी पार्टी से पूछ लेते हैं, आपके सहयोगी पार्टी से पूछ लेते हैं। अभय दुबे कुछ बात करना चाह रहे थे, मुझे अभय दुबे जी से यह सवाल, नहीं अरे एक मिनट में सवाल तो मैं पूछ लेता हूं, बाकी चीजें तो होती रहेगी। अभय दुबे जी कहीं ना कहीं अभय दुबे जी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की छवि को धक्का पहुंचाने में आप लोग कभी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि आपको भी चुनाव लड़ना पड़ा तो नीतीश कुमार को साथ में लेकर ही चुनाव लड़ना पड़ा, उनको साथ में लेकर ही आप सत्ता में आ पाए। तो छवि के मामले में कम से कम नीतीश कुमार को आप कहीं ना कहीं टच नहीं कर पाए, और इसी पर अभी भी एनडीए खेल रहा है। साहिल जी, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने बिहार की छवि को इतना धक्का पहुंचाया है जिसकी व्याख्या आपने खुद ने की। विकास के नाम पर मैं बधाई देता हूं कि आपने बताया कि श्रम पोर्टल पर 3 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, और लोकसभा में इन्होंने जवाब दिया है कि 45 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन की प्रत्याशा और है। और एक और महत्वपूर्ण बात उसमें रेखांकित की गई है कि सभी लोगों की आमदनी परिवारों की 10,000 रुपए से कम है, ये शपथ पत्र दिया है। विकास की पोल भारतीय जनता पार्टी के शासन की खुलती है वहां बिहार में, जब नीतीश बाबू ये जो कास्ट सर्वे कराते हैं उसमें चौंकाने वाले तथ्य आए सामने। 2,76,00,000 परिवारों में से 94.4 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी प्रति व्यक्ति 5 करोड़ लोगों की 40 लाख रुपए 40 रुपए रोज की है, और 5 करोड़ लोगों की आमदनी 67 रुपीज रोज की है, मात्र 67 रुपीज रोज की। अब आप आइए, 35,000 लोग अपने मेडिकल की जो सर्विसेज है उसमें 35,000 लोगों की वैकेंसीज है, 35,000 लोगों की, और सैंक्शन कितनी है? 59,000। मैं आपको बताता हूं, जो आप कह रहे थे अभी अपराध का राज, अपराध की स्थिति यह है कि बिहार में 953 अपराध रोज हो रहे हैं, 8 हत्याएं, 136 जघन्य अपराध। अभी नवादा में नर्सिंग की छात्रा की हत्या कर दी, पटना में 18 वर्षीय श्रवण कुमार की दिन दहाड़े हत्या कर दी, भागलपुर में 45 वर्ष वृद्ध की गला रेत कर हत्या कर दी, लखीमसराय में चंदन सहित 2 को गोली मार दी, बक्सर में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, एक के बाद एक हत्या। 12 लाख कर्मचारी है बिहार में। जानते हैं कितने पद खाली हैं? 4,71,000 पद खाली हैं। आप चौंक जाएंगे जानकर कि जो इनका शिक्षा का मंत्रालय है उसमें 2,17,000, स्वास्थ्य विभाग में 65,000, गृह विभाग में 41,000, 4,71 लाख। और सबसे बड़ा अपमान किया, एक आखिरी बात कहने दीजिए, सबसे बड़ा अपमान किया मेरी मां गंगा का। मां गंगा में एनजीटी में मुकदमा चल रहा है, एनजीटी ने 50,000 का जुर्माना लगाया। आज एक अवैध संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कर दिया जो गंगा नदी के अंदर बसा हुआ है, दीघा का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। एनजीटी ने कहा कि गंगा के चप्पे चप्पे पर पानी पीना तो दूर, नहाने लायक नहीं है। फीकल कोलिफॉर्म का स्तर इतना है, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जरा शर्म नहीं और कुछ हद तक एलजेपी भी। ठीक है अभय दुबे जी, देखिए कुल मिलाकर अजय आलोक जी, ये साफ नजर, क्योंकि जेडीयू के प्रवक्ता इस चर्चा में नहीं है, वरना ये सवाल जेडीयू के प्रवक्ता को दरअसल पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार लगातार चल रही है। आप लोग बीच बीच में सरकार में रहे, बीच बीच में सरकार से बाहर रहे, लेकिन फिर भी देखिए, आप चारों प्रमुख पार्टियां सरकार में कभी रही, सरकार में कभी बाहर रही, लेकिन प्रशांत किशोर ये बार बार सवाल उठा रहे हैं कि जो कोई भी पार्टी सत्ता में आए, बिहार की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। इसके लिए वो एक नया दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जो आंकड़ों की बात अभी की जा रही थी, देखिए बिहार में आज की स्थिति में भी करीब 3 करोड़ लोग रोजगार की खोज में राज्य को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, और 50% परिवारों पर पलायन का खतरा बना हुआ है। ये आंकड़े अगर हम देखें तो बिहार के पलायन का औसत आज की स्थिति में भी 15.8% है, जो राष्ट्रीय औसत से दुगना है, दुगने से भी ज्यादा है दरअसल अगर देखा जाए तो। और इसमें अगर हम देखें तो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं कि 10% जो लोग हैं इसमें पलायन करने वालों में, उसमें सवर्ण है, सबसे ज्यादा सवर्ण है।
5.5% लोग ओबीसी है और 3.9% लोग ईबीसी और बाकी 2.5% एससी समुदाय के लोग इसमें नजर आते हैं। तो यह स्थिति बार बार बनी होती है। नीति आयोग का और एक रिपोर्ट मेरे सामने पड़ा हुआ है जिसमें कहा जाता है कि स्टेट्स विथ मोस्ट मल्टी डायमेंशनली पुअर, जिसमें बिहार 33.75% सबसे टॉप पर यहां पर नजर आता है। यार सरकार किसी की भी आए, 20 साल आपकी सरकार रही, पहले लालू यादव, रबड़ी देवी ने 15 साल शासन किया, उसके बावजूद भी आंकड़े सुधरे, लेकिन इतने नहीं सुधरे कि बिहार में आकर कोई यह कह सके कि देखिए हमने विकास करके दिखा दिया। इसीलिए सवाल उठता है। अजय आलोक। नहीं साहिल जी, मैं एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि 2005 में जब संयुक्त सरकार एनडीए की आई थी नीतीश जी के नेतृत्व में, तो उस वक्त बिहार की आबादी मुश्किल से 7 करोड़ भी नहीं थी। अब ये लोग बीच में बोलने लगेंगे तो फिर कैसे कोई जवाब देगा? अभय दुबे जी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। मैंने सवाल पूछा है उनको। नहीं अभय दुबे जी, सवाल पूछा है मैंने, जवाब देने दीजिए। नहीं, जवाब देने दीजिए। चलिए अजय आलोक जी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं 8,000% अबडक्शन के मामले, अपहरण के मामले। देखिए साहिल जी, साफ बात है, जब बिहार में ठीक है, हमने उस पर भी चर्चा की हुई। आज हम विकास की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि विकास का पिच किया गया इसके लिए। अजय आलोक बोलिए। 2005 में जब एनडीए की सरकार आई थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, बिहार की आबादी 7 करोड़ थी। आज बिहार की आबादी 13.5 करोड़ है, जस्ट ऑलमोस्ट डबल 20 साल में। उसके 20 साल के बाद अगर पलायन का रेशियो, पहले 7 करोड़ की आबादी में लगभग 4 करोड़ लोग पलायन कर चुके थे, आज रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है और आज इसीलिए 13.5 करोड़ में आप 3 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं। मैं आप ही के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, बिहार अकेला स्टेट है, पूरा देश में अकेला स्टेट है जहाँ पे डेवलपमेंट रेट डबल डिजिट में रही है। अकेला राज्य है पिछले 20 साल में। आंकड़े डेवलपमेंट का क्या? अरे इतना बेचैनी क्यों हो रहा है भाई? इतना बेचैनी? अरे अभय दुबे जी, नवल किशोर जी, मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है सर, प्लीज। देखिए ऐसा है कि ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। देखिए क्या होगा, फिर आप बात करेंगे, वहां से सामने से कोई बीच में बोलेगा, फिर चर्चा नहीं हो पाएगी, किसी का मुद्दा समझ में नहीं आएगा। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए, मुझे उनसे राजनीति भी समझनी है, लेकिन पहले अजय आलोक को खत्म करने दीजिए, मैं सबको बोलने का मौका दूंगा। अजय आलोक जी खत्म करिए आपकी बात। चलिए, मैं यही कह रहा हूं कि बिहार अकेला राज्य है जिसमें डबल डिजिट में लगातार ग्रोथ की पिछले 20 साल में। पूरे देश का अकेला राज्य, पूरे देश का अकेला राज्य है जिसने सबसे पहला नारा दिया हर घर बिजली, हर घर बिजली पहुंची। अकेला राज्य जिसने कहा हर घर नल से जल पहुंच रहा है। अकेला राज्य है, अकेला राज्य है। जब हम आए थे तो 23,000 करोड़ का बजट था और आज 3.25 लाख करोड़ का बजट है। और एक मिनट, हमारे में चारा नहीं खाया देते, हमारे में कोई चारा सर नहीं। इसके बावजूद ये सारे चोर एक साथ बैठे हुए हैं, ये सारे चोर एक साथ बैठे। देखिए ऐसा है नवल किशोर जी, मैंने इससे पहले भी अभय दुबे जी को पूछा था। देखिए जो भी हो जाए, जब भी आपको चुनाव जीतना था बिहार में, तब आपको नीतीश कुमार का चेहरा इस्तेमाल करना पड़ा है। यह बात आप भी मत भूलिएगा। दिक्कत यहां पर यह हो रही है कि किसी की भी सरकार आई तब भी बिहार के आंकड़े नहीं सुन रहे। नवल किशोर जी, जो सवाल मैं अजय आलोक जी से पूछ रहा हूं वही सवाल आपको भी लागू होता है। मैंने अजय आलोक को यही सवाल पूछा, सरकार उनकी भी बनी तब भी आंकड़े नहीं सुधरे हैं। जवाब जी जी बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाब सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी पिछले बार लगातार तेजस्वी जी के सामने छोटे और बौने दिखाई दिए। उनका दल तीसरे नंबर का दल था। उनको मुख्यमंत्री हमने बनाया 17 महीने का। क्यों बनाया? 17 महीने में जो काम तेजस्वी जी ने उनसे कराया वो भाजपा नहीं कराया। इसलिए क्यों बनाया आपने? कि नीतीश कुमार जी खुद चल के आए, बोले कि हमारे दल को खत्म कर रहा है। इसलिए किया कि बिहार में 5 लाख नौकरी देना था। जो शिक्षा नीति थी उसको ठीक करना था, पर्यटन नीति को ठीक करना था, औद्योगिक नीति को ठीक करना था, खेल नीति को ठीक करना था, जो 20 साल में भाजपा नहीं चल पाई थी, करवा भी नहीं पाई थी। भाजपा का काम केवल है चोरी करना, अपराध करना, झूठ फैलाना, दुष्प्रचार करना। अब बताइए भारतीय जनता पार्टी क्या 20 साल में विकास का कोई बात की होगी? अमित शाह जी आते हैं कि इस बार शासन में आएंगे तो बाढ़ से निजात दिलाएंगे। 20 साल तक क्या कर रहे थे? ये झूठ और फरेब करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। यहाँ पर आकर सत्यप्रकाश मिश्रा दिखाई देता है। सारे परिवारवादी लोग
सारे परिवारवादी लोग जो हैं, संजय झा के दोनों बेटी एक साथ क्यों उन पर मोदी जी ने राम किया? आप बताइए, ये परिवारवाद नहीं है क्या? चलिए, अमित शाह के बेटे सत्य प्रकाश मिश्रा आप ही जवाब दे दीजिएगा। धन शक्ति परिवारवाद वहां पर है तो परिवारवाद कैसे आपके यहाँ पर भी है। नहीं है क्या? सत्य प्रकाश मिश्रा, चलिए सत्य प्रकाश मिश्रा, सत्य प्रकाश मिश्रा, मेरे ख्याल से सत्य प्रकाश मिश्रा से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। अजय आलोक हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, दोबारा जुड़ चुके हैं। अजय आलोक जी, आपने सुना परिवारवाद को लेकर भी उन्होंने सवाल यहां पर उठाया हुआ है। उनका यह कहना है कि कई सारे ऐसे परिवार हैं जो उनके साथ में थे, वो आज आपके साथ में वहां पर नजर आ रहे हैं। आपके उप मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं परिवार से ही जुड़े हुए हैं, आपको भी तो पता है। आप बिहार की राजनीति शायद बाकी लोगों से ज्यादा जानते होंगे, तो आपको भी पता है कि वो भी परिवारवाद के हैं। दामाद की बात यहां पर की जाती है, जीजा की बात यहां पर की जाती है। साहिल जी सबसे पहले परिवारवाद का डेफिनेशन बहुत बार इन लोगों को समझा चुका हूं, लेकिन जानबूझ के ये समझने को तैयार नहीं है। परिवारवाद का मतलब होता है कि पेट में बच्चा नहीं आए, लेकिन पता रहेगा कि अगला इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यही बच्चा होने वाला है। पेट में कोई पैदा नहीं हो, बल्कि बच्चा हो। तेजस्वी को यह पता था 1995 में कि आगे जाके अगर राजद की सत्ता आई तो मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। परिवारवाद ये होता है। परिवारवाद ये होता है कि राहुल गांधी को पता था कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आएगी तो प्रधानमंत्री वही बनेंगे। ये होता है परिवारवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रथम पद हमेशा एक परिवार के लिए रिजर्व। ये है परिवारवाद। ये परिवारवाद नहीं होता है कि बाप एमपी और बेटा भी एमपी। ये परिवारवाद नहीं होता है। अगर कुछ बोलने का है तो बोलिए। तो अपॉइंटमेंट्स, मैं पूछता जो हूं, अपॉइंटमेंट्स की लालू जाती है यादव वो क्यों परिवारवाद बनेंगे नहीं 5 है। जुलाई को आरजेडी का अध्यक्ष? कोई दूसरा नहीं है। अरे ये भी नहीं होता है कि दूसरा अध्यक्ष नहीं लेकिन मिला। तेजस्वी यादव भी क्यों बनेंगे मुख्यमंत्री? चलिए। किसी कीमत पे बनाना है मुख्यमंत्री। जरा एक मिनट दोनों रसगुल्ला को है। शांत करिए। बाजार में सत्य प्रकाश मिश्रा से हमारा संपर्क हो चुका है अभी, ठीक है। सत्य प्रकाश मिश्रा, जल्दी से आपका जवाब, क्योंकि इसमें ना इसके पीछे की, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये 5वीं विजिट है बिहार में पिछले कुछ दिनों में, और खास करके भोजपुरी इलाके में 3 हफ्ते में दूसरी बार प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं। तो वो भी जरा राजनीति समझ लेते हैं। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले आशुतोष के पास चलेंगे। देखिए 3 हफ्ते में दूसरी बार भोजपुरी इलाके में प्रधानमंत्री की रैली हो रही है। एक मिनट साहिल जी, जी साहिल जोशी जी, हाँ बोलिए। आपका संपर्क टूट गया था, मैं आपके पास आया था। जी बोलिए, चलिए बोल लीजिए। अभी संपर्क है, मैं कह दूं। आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है लाइन से कि क्या बिहार में विकास की राजनीति पर मोदी जी या नीतीश कुमार जी राजनीति करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं साहिल जी, नीतीश कुमार का पूरा जीवन विकास की राजनीति पर खड़ा है, ईमान की राजनीति पर खड़ा है, सुशासन की राजनीति पर खड़ा है। मुझे नहीं मालूम, आपको पता है आप कभी बिहार गए कि नहीं गए? बिहार उजड़ा हुआ था। अरे उसी में तो छेद डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, आंकड़े भी छेद निकालते हैं उसमें। नहीं, इनका फेडर डाउन करिए। नवल किशोर जी जरा प्लीज आप जरा शांत रहिए। आप बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज, बीच में नहीं बोलेंगे। नवल किशोर जी बीच में नहीं बोलेंगे। जरा नवल किशोर जी को शांत करिएगा। सत्य प्रकाश मिश्रा को खत्म करने दीजिए। अगर उदंड की तरह डिबेट करना है तो मेरी भाषा आएगी फिर। मैं सबको नहीं, आप बोलिए सत्य प्रकाश जी, बोलिए, आपकी आवाज सुनाई बताने जा रहा हूँ कि जो नीतीश। नवल किशोर जी को जरा शांत करिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। अरे यार क्या सत्य प्रकाश जी खत्म करिए बात, बोलिए। नवल जी का फेडर डाउन करिए, फिर मैं बोलूंगा। देखिए, जिस बिहार आपकी आवाज आ रही है, जो बिहार मिला था ना, वो जाति नरसंहार से भरा बिहार मिला था। 59 जाति नरसंहार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के राज में हुआ, और कांग्रेस ताली बजा रही थी उस जाति नरसंहार पर। उनमें दलितों की हत्या सबसे ज्यादा हुई थी। नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 को बिहार की जनता से एक वादा किया, सुशासन सुशासन सुशासन। उस सुशासन में पहला चीज क्या हुआ? बिहार की लड़कियां, अरे यार ये क्या, कौन बदतमीज आदमी है ये? इनके बारे में अरे आप बोलिए। अरे नवल किशोर जी को जरा थोड़ा शांत रहिए। नवल किशोर जी देखिए, इस तरीके से बातचीत नहीं हो पाएगी। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं, आपको बोलने का मैंने मौका दिया था। बीच में बात करेंगे तो फिर बातचीत नहीं हो पाएगी, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा प्लीज। नवल आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आप सत्य प्रकाश जी आपकी बात जल्दी खत्म करिए, मुझे आशुतोष के पास भी जाना है। आपकी बात 30 सेकंड में खत्म करिए। आपकी बात खत्म करिएगा प्लीज। 1 मिनट भी नहीं दे रहे हैं आप। नहीं, इतने बड़े हमले। अरे आप बोलिए तो सही, आप बोलिए तो ठीक है, प्रणाम। आप बोलिए तो सही, आप बोलिए तो सही। आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। बोलिए, बोलने आ रहा हूं। देखिए, बिहार का आंकड़ा यह है
कि 14.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट है पिछले 20 सालों में बिहार, या तो टॉप स्थिति में रहा इंक्लूसिव ग्रोथ में। आप इंडिया टुडे तो पढ़ते होंगे ना, इंडिया टुडे का रिपोर्ट है दिसंबर। अरे कौन बदतमीज सर, मैं इंडिया टुडे का रिपोर्ट आपको पढ़ के बताऊं? ये प्रोफेसर मैं आपको इंडिया टुडे का रिपोर्ट पढ़ के बताऊं? देखिए, आप दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं इंडिया टुडे का रिपोर्ट आपको पढ़ के बताऊं? इंडिया टुडे का रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के बता सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी मैं बात कर रहा था आशुतोष, क्योंकि ये 3 हफ्ते में दूसरी बार भोजपुरी इलाके में प्रधानमंत्री की रैली हो रही है और इस इलाके में एनडीए कमजोर रहा है। जरा आंकड़े एक बार देख लेते हैं। इन 10 जिलों में, भोजपुरी भाषी 10 जिलों में 73 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 2020 में 45 सीटों पर 73 में से महागठबंधन जीता था। तब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ में थे। 2020 में 73 में से 27 सीटें एनडीए को मिली जब 2020 के चुनाव हुए थे। और लोकसभा में इन भोजपुरी भाषी सीटों पर अगर हम नजर डालें तो यहां पर भी एनडीए की हार कुछ सीटों पर यहां पर होती हुई हमको नजर आती है। जैसे खास करके बक्सर, आरा, सासाराम, काराकाट, औरंगाबाद, ये सीटें एनडीए हारी थी। यहां पर अगर हम नजर डालें तो आपको हमें नजर आता है कि अब के चुनाव में खास करके इन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री यहां पर एक तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना चेहरा यहां पर आकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं विकास का वादा कर रहा हूं। ये चीजें हम यहां पर लेके आएंगे। ज्यादातर योजनाओं का उद्घाटन यहां पर करने की कोशिश की जा रही है। आशुतोष, देखिए साहिल, एक चीज आपको और सबको समझनी पड़ेगी कि दरअसल बिहार के में कभी विकास के नाम पे किसी तरीके का कोई चुनाव लड़ा ही नहीं गया। जो लोग ये कहते हैं विकास के नाम पे चुनाव लड़ा गया, वो भी मनगढ़ंत कपोल कल्पित कल्पनाएं एक तरीके से। 20 साल में 2005 से लेकर 2010 तक, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नीतीश कुमार की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 2010 के बाद से 2015 तक 25 तक अगर आप आएंगे तो नीतीश कुमार के पास अपनी कोई उपलब्धि आप दिखा नहीं सकते हैं। आप ये बार बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। आपने 2 डेटा दिखाया, बड़ी महत्वपूर्ण डेटा आपने दिखाया कि बिहार से 15.8% का जो पलायन क्यों हो रहा। अगर बिहार के अंदर रोजगार के अवसर होते, अगर बिहार के अंदर अपॉर्चुनिटीज होती, अवसर होता, मौके होते, तो लोग क्यों अपना गांव बिहार छोड़ के चले आते। आप दिल्ली पूरी दिल्ली जो है बिहार के लोगों से बसी हुई है। बिहार में पर कैपिटा इनकम आज भी हिंदुस्तान में सबसे कम है। मैं नीतीश कुमार को क्रेडिट देता अगर नीतीश कुमार ने बिहार की पर कैपिटा इनकम को उत्तर प्रदेश से ऊपर कर दिया होता। 2 राज्य जो सबसे नीचे हैं, उत्तर प्रदेश जिसकी पर कैपिटा इनकम $1400 के आसपास है और बिहार 800 के आसपास। ये शर्मनाक है। ये शर्मनाक इसलिए है क्योंकि इसी हिंदुस्तान के अंदर तमिलनाडु की पर कैपिटा इनकम $4000। लेकिन आशुतोष, ये कहने की कोशिश होती है कि आप एक ग्लास को आधा भरा देख रहे हैं कि आधा खाली देख रहे हैं। कंपैरिजन होता है 2005 के बेसलाइन से कंपैरिजन करने की कोशिश की जाती है, जब बिहार का विकास दर 2 डिजिट पे भी नहीं था। वहां से कंपैरिजन करने की कोशिश की जाती है। और ये भी अभी अजय लोग कह रहे थे कि देखिए आबादी भी बढ़ गई है, इसमें 3 करोड़ लोग पलायन कर रहे हैं। साहिल एक बात मुझे बताइए, नीतीश कुमार को कितने साल चाहिए? 100 साल चाहिए? अरे 20 साल आप मुख्यमंत्री रहे वहां के, और उसके बावजूद भी आप बिहार को पर कैपिटा इनकम में एक पायदान ऊपर नहीं लेके आ पाए। आप बिहार के अंदर आप जो माइग्रेशन नेशनल 6.1 है और 15.8 है। इसीलिए आशुतोष पूछ रहे कितने साल चाहिए आपको? आशुतोष पूछ रहे कितने साल चाहिए? अजय आलोक अंत में जी। ये पलायन इसलिए हो रहा है कि प्रवेश और भर्ती परीक्षा के मैं सिंपल बताता हूं आशुतोष जी को। ठीक है, आशुतोष जी को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बिहार को जब भी आप देखेंगे तो 2005 के बेस कैपिटल से आप ये देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार अगर रही है, नीतीश रहे हैं, चाहे 2005 से वो 10 का दौर हो जाए, चाहे 2010 से 14 का हो जाए या 17 से लेकर 21 का हो जाए, उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। अगर नहीं हुए तो आशुतोष बताएं। अगर मैं एक के बाद एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बता दूंगा। मैं बताता हूं कांग्रेस की मानसिकता इतनी गंदी है कि भारतमाला प्रोजेक्ट बिहार में शुरू हो रहा है, इनके नेता कन्हैया कुमार कहते हैं कि रोड नहीं बननी चाहिए, बिहार का पानी लेने आ रहे हैं। ऐसे लोग हैं, नेगेटिव बातों करने के लिए यहाँ पे भरमार लगी हुई है। और 1 मिनट, मैं जब कहता हूं 1 मिनट, रिवर्स माइग्रेशन बिहार में हो रहा है तो मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं। मैं रिवर्स माइग्रेशन तथ्यों के साथ कह रहा हूं। इसका एक उदाहरण दे रहा हूं पंजाब के मुख्यमंत्री का।
जो खुद कहते हैं कि बिहारी मजदूर वापस जा रहे हैं, यहाँ आने को तैयार नहीं है। जब तेलंगाना कोरोना के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री यहाँ पे चार्टर ट्रेन भेजते हैं मुख्यमंत्री मजदूरों को लेने के लिए, और लोग तैयार नहीं होते। मेरा समय खत्म हो रहा है। अजय आलोक जी बात करिएगा, मेरा समय खत्म हो रहा है। सभी गेस्ट को मुझे ये कहना है बात, बिहार की स्थिति को लेकर इस देश में पिछले 25-30 साल में कई बार चर्चा हो चुकी है। थोड़े आंकड़े ऊपर नीचे होते हैं, ग्रोथ रेट को लेकर चर्चा हो जाती है, लेकिन अभी भी बिहार से बाहर जाने वाले लोग, पलायन करने वाले लोगों की संख्या वैसे की वैसी ही यहां पर नजर आती है। आप आंकड़े किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करिए, जब तक वो स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक किसी भी सुशासन या शासन पर सवाल उठना वाजिब है। और इसी को लेकर हम यहां पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। इस बार के चुनाव में विकास के क्या वादे किए जाते हैं उस पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। 20 साल से नीतीश कुमार यहां पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं और इसीलिए यह चर्चा करना जरूरी था।